Hello dear students, welcome to ICT Virtual Classroom देहरादून. My name is समता and हम लोग जो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, गैमीटोजेनेसिस के अंतर्गत स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे. स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में हम लोगों ने स्पर्म्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से डिवीजन के बाद होता है, वो पढ़ लिया था. तो अब देरी ना करते हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे, उसको एक बार जस्ट रिवाइज करके उसके बाद आज हम स्पर्म का स्ट्रक्चर समझेंगे. बच्चों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में समझा था. तब आपने ये देखा था कि जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं, उसमें जब मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, गुणन प्रावस्था होती है, उस समय पे क्या होता है, सेल्स अपने आप को मल्टीप्लाई करती हैं, यानी कि अपने नंबर्स को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं. अपने नंबर्स को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं. और नंबर्स को बढ़ाने के बाद उसके बाद फिर थोड़ा सा ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होने के बाद फिर जब फेज ऑफ मैच्योरेशन आता है, परिपक्वन की प्रावस्था आती है, तो परिपक्वन की प्रावस्था में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर वो रिडक्शन डिवीजन होता है. उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है. और उसके बाद फर्स्ट स्टेज ऑफ रिडक्शन डिवीजन में जो डिप्लॉयड जर्म सेल होती है वो हैप्लॉयड में चेंज हो जाती है. तो आप उसको फिर उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, उसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, और उसके बाद क्या होता है, आपका स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है. तो ये 3 स्टेजेस में टूट करके फिर ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है. ठीक है. अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, इसमें जो स्पर्मेटिक्स का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है. क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है. ठीक है. जैसे आप लोगों ने ये देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 प्रावस्थाएं होती हैं. पहला आपका गुणन प्रावस्था होती है, दूसरी आपकी वृद्धि प्रावस्था होती है, और तीसरी होती है आपकी परिपक्वन की प्रावस्था. ठीक. मैंने आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ में भी समझा दिया था. क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है, उसके बाद वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं. ठीक है. तो इस तरह से आपने ब्रीफ में इसको अच्छी तरह से समझ लिया था. ठीक है. मैंने ये आपको बताया कि वृद्धि प्रावस्था कैसे होती है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, प्राथमिक शुक्र कोशिका होती है, उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन जिसको आप कहते हैं, प्रथम अर्धसूत्री. रिडक्शन का मतलब है कि घट जाना, तो रिडक्शन का मतलब कम हो जाना. तो 46 से वो 23 पे उनको डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में कन्वर्ट होना होता है, इसलिए ये रिडक्शन डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है. उसके बाद फिर विभेदन होता है, डिफरेंशिएशन, और उसके बाद फिर स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं. ठीक. स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म हेड है वो सर्टोली सेल्स में क्या होता है, एम्बेडेड हो जाता है, एम्ड हो जाता है सर्टोली सेल में. और लास्ट में फिर क्या होता है, स्पर्मिएशन के द्वारा स्पर्म्स जो है वो सेमिनिफेरस टिब्यूल से रिलीज हो जाते हैं. ठीक. अब इस प्रक्रिया में कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ता है इस प्रक्रिया में बच्चों. अब देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया किस स्टेज से शुरू होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया किस स्टेज से शुरू होती है. देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स का बनना, तो ये प्रक्रिया कब शुरू होगी, जब रिप्रोडक्शन फेज आ जाएगी, तब ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी. रिप्रोडक्शन फेज कब आती है, जब प्यूबर्टी होती है. रिप्रोडक्शन फेज कब आती है, जब प्यूबर्टी का एज हो जाता है, तब रिप्रोडक्शन की फेज आती है, और तभी से ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है. तो इस समय पे क्या कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इस समय पे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं. कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं. एक हार्मोन रिलीज होता है, देखो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, जब प्यूबर्टी होती है तो रिलीज होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन.
रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, GnRH, ये लिखते हैं, रिलीजिंग हार्मोन। तो इसका सिक्रेशन प्यूबर्टी के टाइम पे काफी बढ़ जाता है, इस हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, इस हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता है। और किस टाइम पे बढ़ता है बच्चों, प्यूबर्टी के टाइम के बाद इस हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और काफी बढ़ जाता है, ठीक, क्योंकि जितने हार्मोन की जरूरत होती है उसका सिक्रीशन उतना बढ़ जाता है। अब ये कौन सा हार्मोन है, ये एक, अगर ध्यान करें, रिकॉल करें, तो ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ये कैसा हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ये कैसा हार्मोन है, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है ये, ठीक। ये जो GnRH है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर, यानी कि पीयूष ग्रंथि पर काम करता है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है ये किस पर वर्क करता है, ये काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, यानी कि पीयूष ग्रंथि पर ये काम करता है, पीयूष ग्रंथि पर काम करके फिर जो एक्सेसरी हार्मोन्स हैं LH और FSH, उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। यानी जब GnRH हार्मोन रिलीज होने लगते हैं तब वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर वर्क करते हैं और उसके बाद फिर दो से LH और FSH उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन से उनको, कौन कौन से हार्मोन, ल्यूटिनसिंग, हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सा है, LH और FSH। LH का मतलब ल्यूटिनसिंग हार्मोन और FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। तो ये दोनों जो LH है, LH किस पर काम करता है, ये लीडिंग सेल्स पे काम करता है। LH जो है ये काम करता है आपका लीडिंग सेल्स पे। LH works on लीडिंग, है वो लीडिंग सेल्स पे काम करता है। ये एंड्रोजन की सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। ये क्या करता है, एंड्रोजन की सिंथेसिस और उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो नाम हमने जान लिया, अब LH का काम देखेंगे। LH क्या करता है, LH जो है वो आपका लीडिंग सेल्स पे काम करता है, ठीक है। और क्या करता है, ये एंड्रोजन की सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है, करने का काम करता है।
ठीक, इसके बाद जो एंड्रोजन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, अब इसमें क्या बन रहा है, एंड्रोजन बन रहा है, एलएच में क्या बन रहा है, एंड्रोजन बन रहा है। और एंड्रोजन किसको स्टिमुलेट करता है, जो एंड्रोजन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। एंड्रोजन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। और फैसेट्स होते हैं ये सेल्स पर काम करते, तो ये हार्मोन्स जो हैं सारी की सारी प्रक्रिया हार्मोन्स रिलेटेड होती है। जो हार्मोन्स के सिक्रेशन जब बढ़ने लगता है प्यूबर्टी के टाइम पे, तो उस समय पे ही ये सिंथेसिस होती है और उसके बाद फिर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। तो इसको हम एक बार मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। गैमीटोजेनेसिस हमारा क्या चल रहा है, गैमीटोजेनेसिस चल रहा है। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट इन द मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स रेस्पेक्टिवली। इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म्स। अब एक चीज ध्यान देने की है, स्पर्म्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। किससे बनते हैं, डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया से, यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिप्लॉइड है और स्पर्म्स कैसे होंगे, ऑलवेज हैप्लॉइड, क्योंकि वो क्या कैरी करेंगे, 23 क्रोमोसोम्स को वो कैरी करेंगे। इसको एक बार इस डायग्राम से थोड़ा सा समझेंगे किस तरह से हो रही है इसमें प्रक्रिया। ये है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, ठीक। इसमें क्या है, स्पर्मेटोगोनियम ये सिंगुलर है, स्पर्मेटोगोनियम क्या है, ये सिंगुलर है। तो हम सिंगुलर के बारे में बात करेंगे। जब ये बहुत सारे होते हैं तो क्या कहलाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहलाते हैं। जब ये मैनी होते हैं तो ये स्पर्मेटोगोनिया कहलाते हैं, ठीक। अब स्पर्मेटोगोनियम के अंदर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, 2 रेड कलर के स्ट्रैंड दिखाई पड़ रहे हैं और 2 ब्लू कलर के स्ट्रैंड दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब ये 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं है, ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। ये क्या है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब हो गया कि ये 2n है, यानी कि ये डिप्लॉयड है। ये 2n है मतलब कि ये डिप्लॉयड है, ठीक। जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, क्या हुआ, वो जो स्ट्रैंड्स थे क्रोमोसोम के, उन्होंने अपना स्ट्रक्चर लिया और फिर वो अब क्रोमोसोम की तरह से सेट हो गए, ठीक है। 2 रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है और वो 2 ब्लू कलर का। अब क्या होना है, इसको पहुंचना है स्पर्म में, तो एक रेड और एक ब्लू जाएगा, ठीक। एक रेड जाएगा और एक ब्लू जाएगा, बंटवारा होगा तो बराबर बराबर होगा, ठीक। इस तरह से फिर होगा मियोसिस का फर्स्ट डिवीजन। मियोसिस का फर्स्ट डिवीजन यानी कि मियोसिस का अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम चरण होगा, ठीक, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद। तो उसमें क्या होगा, ये इस तरह से बने और इसके बाद फिर जब सेकेंड मियोसिस का डिवीजन होगा तब फिर ये स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, ठीक। तो जब स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे और उसके बाद फिर ये मैच्योर स्पर्म सेल के रूप में डिफरेंशिएट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर, जहाँ पे ऊपर ये डिप्लॉयड थे, यहाँ पे ये सारे के सारे n हैं, यानी कि ये हैप्लॉयड हैं। इनके पास केवल 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही हैं और टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 46। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल इनको 23 ही, एक को 23 मिल जाएगा। 23 में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। अब इसमें स्पर्मियोजेनेसिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स इनटू द मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म सेल, ठीक। स्पर्मिएशन, इट इज द प्रोसेस
of release of the matured spermatozoa into the lumen of the seminiferous tubules। देखिए सारे शब्द, सारी वर्डिंग्स थोड़ा थोड़ा अंतर लिए हुए हैं, उनको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है ताकि आप कभी भूले ना। स्पर्मिएशन का मतलब कि रिलीज हो जाना, जो मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ है जब उनका रिलीज होते हैं वो, तब उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड्स का मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ में, तब वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। ठीक, कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। उसके बारे में थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से भी हम समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक, मैंने आपको अभी लिख करके बताया था। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ये किस समय पे इनका सिक्रीशन बढ़ जाता है? जब प्यूबर्टी का टाइम आता है या रिप्रोडक्शन का फेज स्टार्ट होता है, उस टाइम पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का मतलब GnRH। कौन से? GnRH। इनका सिक्रीशन क्या होता है? बढ़ जाता है। ये स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, यानी ये अग्र पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करते हैं। किस काम के लिए? ताकि वो जो एक्सेसरी हार्मोन्स हैं, जो जरूरी हार्मोन्स हैं इस प्रोसेस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए, उसको सिक्रीट कर सके। तो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? LH। कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? LH और FSH, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, अब जो LH है वो लीडिंग, देखो L से याद कर लो बच्चों की L है तो वो लीडिंग सेल पे काम करता है, मतलब वो अपना पार्ट भाई भाई का साथ देगा। L पे काम करेगा, यानी LH जो है वो लीडिंग सेल्स पे काम करेगा। आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं कि L के साथ रहेगा और SS के साथ रहेगा। ठीक, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जो है ये सर्टोली सेल्स पे काम करेगा और LH जो है वो आपका लीडिंग सेल्स पे काम करेगा। अब सर्टोली सेल्स और लीडिंग सेल्स आपको लर्न है, अच्छी से याद है। मान लीजिए ये था स्ट्रक्चर, और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ऐसे तीन, एक कंपार्टमेंट में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी। ठीक है, इसके अंदर सर्टोली सेल्स यहाँ पे थी, अंदर जर्म सेल्स के बीच बीच में ये सर्टोली सेल्स थी, और यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। ये जो कोशिकाएं थी ये क्या थी? ये थी आपकी लीडिंग सेल्स। तो लीडिंग सेल्स पे कौन वर्क करेगा? LH। और सर्टोली सेल्स पे कौन काम करेगा? FSH। ठीक, बिल्कुल लर्न कर लेंगे। LH लीडिंग सेल पे काम करेगा और FSH जो है वो सर्टोली सेल्स पे काम करेगा। ठीक, लीडिंग सेल फिर एंड्रोजन का सिक्रीशन करेगी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। ठीक, और सर्टोली सेल सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। इतना समझ में आ गया आप सभी को कि अब इसमें मेल में 3 हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है। जब प्यूबर्टी का टाइम आएगा तब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है LH और FSH के हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए। LH काम करता है लीडिंग सेल्स पे और FSH काम करता है सर्टोली सेल्स पे। ठीक, LH के बाद वो फिर एंड्रोजन का सिक्रीशन बढ़ाता है और FSH जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया में हेल्प करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो आपको बच्चों लर्न करना पड़ेगा, LH लीडिंग सेल्स पे वर्क करता है और सर्टोली सेल्स पे FSH वर्क करता है। उसको आप L फॉर लीडिंग और S फॉर सर्टोली इस तरह से लर्न कर सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता है नहीं लर्न करने का। L से आप ऐसे लर्न कर लीजिए कि ये है लीडिंग पे ही काम करता है और FSH का जो S है, FSH का जो ये S है ये काम करता है सर्टोली पे। इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या होती है? जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो फॉर्मेशन हो जाता है स्पर्म्स का। ठीक, तो अब हमको स्पर्म का स्ट्रक्चर देखना है कैसा होता है।
आप सबको पता है कि मेल जो गैमीट होता है वो मोटाइल होता है, यानी कि चलनशील होता है, और फीमेल गैमीट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है या अचल होता है, या एक जगह पे रहता है, मतलब बहुत ज्यादा चलनशील वो नहीं होता। स्पर्म इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है आपका हेड, सेकेंड पार्ट है मिडिल पीस, और थर्ड पार्ट है टेल। तो हेड में एंटीरियर पोर्शन इज कवर्ड बाय द एक्रोसोम, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है विच हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। मिडिल पीस कंटेन्स द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। सारे बच्चों को पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है। तो उसकी मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी गति को बढ़ाने के लिए मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है जो एनर्जी रिलीज करता है उसको बढ़ने के लिए आगे, ठीक। टेल हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। जैसे सीलिया होते हैं, जैसे फ्लैजेला होते हैं, वैसे भी इसमें टेल होती है जो उसकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, ठीक। अब इसका डायग्राम बना के आपको अगर बताना हो तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसका डायग्राम सिंपल ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे कुछ इतना बड़ा नहीं बच्चों, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन ये मतलब दिखाने के लिए अगर बनाया जाए तो इस तरीके से स्ट्रक्चर उसका बनाना पड़ेगा। तो ये है इसका टेल, ये है मिडिल पीस, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ समय की कमी के कारण, क्योंकि अगले सेशन में इसके अंदर भी क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। हेड और ऊपर का जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं एक्रोसोम। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे अगले सेशन में। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट कैसे हुई उसके बारे में जान लिया, और स्पर्म्स कैसे बनते हैं उसके बारे में जाना। स्ट्रक्चर के बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।